हमारे साथ स्टूडियो से हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता के पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज के इस प्राइम टाइम में। चंद्रमोहन जी, सबसे पहले आपसे अगर मैं जानना चाहूं, अखिलेश कैबिनेट ने चुनावी समय नजदीक है और तुरंत 17 जातियों को ओबीसी कोटे से निकालकर एससी कोटे में डालने की जो सिफारिश की है, किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि अखिलेश सरकार को उसका फायदा मिलेगा और बीजेपी केवल झुनझुना बजाती रह जाएगी? नहीं, देखिए यतेंद्र जी, ये पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से लिया गया निर्णय है, क्योंकि अखिलेश सरकार के पास में अपना रिपोर्ट कार्ड पिछड़ी जातियों के मध्य रखने के लिए कुछ है नहीं। इन पिछड़ी जातियों के अधिकार का हनन करने का काम इस पूरे कार्यकाल में अखिलेश सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव सरकार से कि वो बताए कि जिन जातियों का आधार नदी है, उन जातियों के लिए अखिलेश सरकार ने क्या किया? नदी में से पट्टा देने का काम किसके लिए किया गया? केवल एक जाति के लोगों को नदी का पट्टा दिया गया। नाव चलाने का पट्टा भी एक जाति को दिया गया। तो हालत उत्तर प्रदेश की बद से बदतर है। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, उनमें लोग आ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग आ रहे हैं, बड़ी भागीदारी हो रही है। उत्तर प्रदेश परिवर्तन के लिए तैयार है। अखिलेश यादव हताश और निराश हैं, इसलिए क्योंकि जो चीज वो खुद नहीं कर सकते, ऐसी व्यर्थ की कवायद और एक धोखा देने की कवायद अखिलेश यादव सरकार ने की है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इनका कमिटमेंट होता तो 2012 की सरकार बनने के बाद में बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। अगर इनके पास में इनकी प्राथमिकता पर अगर पिछड़ी जातियां होती, निषाद होते, कुमार होते, बाकी जातियां होती, बिंद होते, तो अगर इनकी प्राथमिकता होती तो उनके लिए काम किया होता। लेकिन ये एक काम बता दें कि उनके लिए कोई एक काम किया हो। आज उत्तर प्रदेश में जो दमन चक्र चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो दहशत की सरकार है, उस दहशत की सरकार का चेहरा बचाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जो भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस ये बना रहे हैं, भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस वे बनाने की कवायद कर रहे हैं। उस भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। पूर्व में भी ये ऐसी कवायदें करते रहे हैं। इन कवायदों का उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इनका कोई अर्थ नहीं है। आज पिछड़ा वर्ग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एकजुट है। क्यों नहीं पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति को 4 परिवार की राजनीति करने वाले लोगों को, परिवार की राजनीति करने वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं है। परिवार और एक जाति की राजनीति, आप थाने पर आप बताओ कितने थानेदार पिछड़ी जाति के, आप बताओ। हम आपके पास आएंगे, पहले बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन लीजिए। यादव सिंह और अनिल यादव की राजनीति करने वाले लोगों का चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया। ये लोग वो लोग हैं, समाजवादी पार्टी को लोग आप बताओ, अवैध धर्म का पट्टा करने वाले लोगों का उत्तर प्रदेश में आप देखो, महिलाओं पे अत्याचार करने वाले लोगों के पास में कुछ नहीं है। अरे पूरा देश भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास है नहीं। अरे आप फिजूल की बात बंद करो। आपका जनता दौड़ा रही है, आप जनता के बीच में नहीं जा सकते। जनता से डरे हुए लोगों, आप झूठ बोलने वाले लोगों, झूठ और धोखाधड़ी की, आप झूठ और धोखाधड़ी के जफर अमीन साहब, हम आपके पास आएंगे, जरा शांति बनाए रखिए। ये भ्रष्टाचार एक्सप्रेस बनाने वाले लोग हैं, ये केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जातिवाद। ठीक है चंद्रमोहन जी, परिवार की राजनीति। चंद्रमोहन जी ठीक है, आप उसे समर्थन देते, आप पर बोलने को कुछ नहीं है। ठीक है चंद्रमोहन जी, हम आपके पास आएंगे, जरा बात जफर साहब से कर लेते हैं। ये दहशत पैदा करने वाले जो दहशतगर्दों की जमात है। जरा सा आवाज तेज करवाइए। चंद्रमोहन जी, हम आपके पास आएंगे। जफर अमीन साहब, अगर आपसे मैं सबसे पहले एक सवाल करूं, चुनावी समय है,
आखिरकार अब क्यों याद आई आपको इन 17 जातियों की जो आपने ओबीसी से दलित कोटे में डाले? क्या आपने चुनावी लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की? वो इससे पहले मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी झटका लगा, केंद्र सरकार ने भी इसको मंजूरी नहीं दी। तो आखिरकार 5 साल पूरे होने वाले हैं, तब आपने ये जो कोशिश करनी चाहिए थी तब नहीं की, आखिरकार अब क्यों की? नहीं, हमारी कोशिश जारी थी। हमारा ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने कहा है, मायावती जी ने कहा है कि चुनावी स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी अभी जो जिस तरह की बातें कर रहा है वो सामने है। हमारा ये कहना है कि हमने कर दिया और हमने करके केंद्र सरकार को भेज दिया। अब भारतीय जनता पार्टी बतावे किसके पक्ष में है, पिछड़ी जातियों के जो 17 पिछड़ी जातियां अनुसूचित जाति में शामिल होनी है या विपक्ष में है। लेकिन जफर साहब मेरा एक सीधा सा सवाल है, जफर साहब सीधा सा सवाल है कि आखिरकार चुनावी समय में ही क्यों याद आई? 5 साल पहले क्यों याद नहीं आई? आपकी सरकार 2012 में बनी, 2012 में यूपीए सरकार में आप सहयोगी थे, तब भी आप केंद्र सरकार के समक्ष डाल सकते थे, तब आपने ये काम नहीं किया। आखिरकार अब क्यों ये याद आ रही है? हमने किया, सरकार है ना, यूपीए सरकार में तो आप सहयोगी थे ना, तब तो आपने नहीं किया। और हमने दिया है। हम ये कहते हैं जिनको नहीं हमारी बात सुनिए, हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर ले। अगर पिछड़ों की हिमायती है तो हमने केंद्र सरकार के पाले में भेजा है। लेकिन जफर साहब आप चुनावी यहाँ पर चुनावी बातें मत कीजिए, सीधा सा सवाल है, अगर आप इतने ही गंभीर थे तो एक प्रोसेस होता है। अगर किसी को भी एससी कोटे में भेजा जाता है या ओबीसी कोटे में भेजा जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। कमीशन के पास पूरा एक प्रस्ताव भेजा जाता है। क्या आपने कमीशन को भरोसे में लिया? क्या आपने वो प्रोसेस, वो प्रस्ताव वहां पर भेजा? क्या आपने जो कह सकते हैं जो पंजीयक है, महापंजीयक है, उसके पास भेजा? आपने रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये प्रस्ताव भेजा? एक के पास भी अपने प्रस्ताव भेजा हो तो बताइए। अच्छा ये बताइए कि हरियाणा के अंदर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज किया था जाटों के लिए? जी, आपकी जानकारी बता दूं जफर साहब, महीने में हजारों करोड़ रुपया का नुकसान हुआ हरियाणा के अंदर, और हम तो विधानसभा से पास करके भेज रहे हैं और इनको आपत्ति हो रही है उस पर। जफर साहब, कमीशन की रिपोर्ट आई थी, बाकायदा आंदोलन चला था, उसके बाद कमीशन बैठाया था और कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही हरियाणा सरकार ने किया, लेकिन वो भी कोर्ट में चला गया मामला। पक्ष में है कि विरोध में है, इसकी बात नहीं चलेगी। पूरे देश को जैसे धोखा दे के लाइन में खड़ा कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, केंद्र सरकार को तय करना है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के पांडे जी भी बैठे हैं। अभी के पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी समय एक ब्रेक का हो चला, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा लगातार प्राइम टाइम में लगातार चलती रहेगी। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात जो हमारी चर्चा हो रही है वो यही कि 17 ओबीसी जातियों को जो एससी में शामिल किया गया है, जो प्रस्ताव मंजूर किया गया, क्या वो चुनावी लॉलीपॉप है अखिलेश कैबिनेट का? इस पर भी हमारी लगातार चर्चा चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, के पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के पांडे जी, सबसे पहले मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। आपने इन तमाम बीजेपी वालों की भी बात भी सुन ली और सपा वालों की। क्या आपको लगता है कि ये चुनावी लॉलीपॉप ही है? क्या सच में सपा सरकार गंभीर है अगर ये जो प्रस्ताव मंजूर किया गया उसको लेकर? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है पांडे जी? आपसे पूछें, आपका क्या कहना है? शायद पांडे जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। हमारे साथ अतुल चंद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है इस डिबेट में आपका। सीधा सा सवाल है, आपने आप थोड़ा देरी से आए। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा पांडे जी। पहले अतुल जी से मैं बात कर लेता हूं। अतुल जी, क्या लग रहा है कि जो प्रोसेस करना चाहिए, सच में जो एससी कोटे में जाना चाहिए, जिस प्रोसेस के तहत, क्या वो प्रोसेस पूरा किया गया है? और क्या केवल एससी कोटे में डालने से इन सारी जो ओबीसी से एससी में जो गए हैं, क्या इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? पहले तो वो प्रोसेस ही नहीं पूरा फॉलो किया गया है जी, और ये पूरी तरह से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया है जी। ये ठीक है कि ये इनका एक
ये इनका एक चुनावी वायदा था। जी और 2012 में जब सरकार बनी तो उस समय के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि इसके संबंध में एक पॉलिसी तैयार की जाए, और उन्होंने सब जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करी। जी लेकिन जो प्रोसेस होता है वो इन्होंने फॉलो नहीं किया। जी अब पिछली बार भी इन्होंने क्या किया था कि केंद्र सरकार की सहमति के बिना शुरू कर दिया। जी मतलब हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया। जी अब इस बार भी वही होने वाला है। इन्होंने सिर्फ चुनाव नजदीक आए हैं इसलिए सोचा कि फायदा हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी एक लॉलीपॉप जो हम सवाल उठा इनको। रहे हैं, एक लॉलीपॉप फिर से पकड़ाने का काम किया जो पहले मुलायम सिंह ने किया, उनके बेटे अखिलेश ये काम कर रहे हैं। पूरी तरह से वही है भाई। उनको ये जो पिछड़ी जातियां अब जिनको रिजर्वेशन मिलेगा, वो इनको ये उम्मीद है कि ये हमारे लिए वोट करेंगे इस इलेक्शन में। ठीक है, ठीक है। पांडे जी, अब आपके पास, आपसे अगर मैं बात करूं, क्या लगता है कि अखिलेश सरकार बहुत गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यह तो सही है कि चुनाव नजदीक है, 1 महीना 2 महीना में चुनाव संभावित है जी। और ऐसे में हमने 4.5 पौने 5 साल अगर इस तरह का कोई काम नहीं किया, आज हम करने जा रहे हैं, तो ये आरोप तो लगेगा कि हम चुनाव को देखते हुए यह काम करने जा रहे हैं जी। अगर वह पिछड़ी जात को शेड्यूल कास्ट 80 में करने जा रहे हैं तो हम भी इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कम से कम इसके प्रति हमारी नीयत भी साफ होनी चाहिए, सरकार की नीयत भी साफ होनी चाहिए। और जहां 27% आरक्षण मिल रहा है पिछड़ी जात को और 22% आरक्षण मिल रहा है एससी को, अभी 18 से 20% इस प्रदेश में एससी की संख्या है और लगभग 35% यहाँ पिछड़ी अति पिछड़ी जात के लोग हैं। तो एक चीज और स्पष्ट हो जा रही है इससे कि कहीं 17 जातियों को हम पिछड़ी जात से शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जात में भेजने का काम इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि किसी जाति विशेष को पिछड़ी जात में विशेष फायदा मिल सके, वहां संख्या रिजर्वेशन लेने वालों की 27% में कम हो जाए, सारे लोग 22% में चले जाएं, तो कहीं न कहीं इस मंशा पर भी सवाल उठेगा इस स्थिति में। और जहां तक अति पिछड़ी जात की जो 27% रिजर्वेशन है जिससे 17% भेजने का काम कर रहे 17 जातियों को, उसमें तो मेरी पार्टी का साफ कहना, हम 29 तारीख को लखनऊ में रैली भी करने जा रहे हैं कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका उस 27% में अलग से रिजर्वेशन का कोटा फिक्स होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती चली जा रही है। लेकिन पांडे जी, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति, पांडे जी जिस तरह से पिछड़ी जातियों के साथ जो भेदभाव अखिलेश सरकार करती हुई नजर आ रही है, जो खेल चुनावी है, कह सकते हैं सियासी फायदा खेलने का खेल जो खेल रही है, क्या इसके बावजूद भी आपकी पार्टी सपा के साथ जाने की कोशिश करेगी? यह सवाल बार बार हमसे किया जाता है कि हमारी पार्टी सपा के साथ जाने की कोशिश कर रही है। मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का एक बयान आप बता दीजिए कि वह कहा हो कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं। तो क्या आप यहां पर बोलोगे गठबंधन नहीं करेंगे? अलग है। क्या आप यहां पर बताओगे कि गठबंधन नहीं होगा? नहीं, हम ये नहीं कर रहे। यह निर्णय इसका मतलब तो यही हुआ ना, स्वीकारना और नकारना ये मेरे बस की बात नहीं है। हमारा और सपा नहीं, ये हाईकमान का काम है, इस पर हम निर्णय नहीं ले सकते। हम इस हैसियत में नहीं है कि हम इस पे आपको जवाब दे सके। और हम ही कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार होती है, तो जो उनका 22% का आरक्षण, उसमें भी एक अनुसूचित जात की कोई विशेष जात को ही लाभ मिलता है, बाकी जातियों को वंचित किया जाता है। उसी तरह समाजवादी पार्टी में भी हम ही मानते हैं कि 1-2 जातियां ऐसी है जिससे जो मेजर उसमें है उन्हीं को लाभ मिलता है, बाकी उसमें तमाम जातियां जिसको लाभ 27% आरक्षण का नहीं मिल पा रहा है। और हमारी कहीं ना कहीं भेदभाव सपा सरकार कर रही है प्रदेश में। अति पिछड़ी जात के लोग हैं उनको उस 27% में अलग से आरक्षण फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, केंद्र में आपकी सरकार है और आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश सरकार ने कैबिनेट का जो प्रस्ताव मंजूर किया अखिलेश कैबिनेट ने, वो सियासी फायदे के लिए है। लेकिन क्या केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर है? चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने चुनावी फायदे के लिए किया है, लेकिन आप लोगों ने क्या कदम उठाए, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा लगातार चलती रहेगी। प्राइम टाइम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो 17 ओबीसी जातियों
को एससी में जाने का प्रस्ताव मंजूर किया है, क्या वो चुनावी लॉलीपॉप है? इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जफर अमीन साहब, वहीं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जी, कांग्रेस प्रवक्ता के पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब, हमने आपसे एक सवाल किया था, समाजवादी पार्टी का तो आपने बता दिया कि सियासी फायदे के लिए इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार की मैं बात करूं तो क्या वो गंभीर दिखाई दे रही है? अगर गंभीर है तो उसने कौन से कदम उठाए हैं? देखिए, हम लगातार कदम उठाते रहे और गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया है वो इतिहास बना रहा है। आज गरीबों के लिए जितनी योजनाएं लेकर, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शहरी गरीबों को मकान देने की योजना हो, आप देखेंगे हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हो, हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम हो, तो गरीबों का कल्याण, पिछड़ों का कल्याण करने का के प्रति अगर कोई संकल्पित सरकार है तो सिंचाई हम करा रहे हैं। तो बीच में मत बोलिए, बहुत अच्छा, बीच में मत बोलिए, सिंचाई करा रही है, बीच में मत बोलिए, चर्चा कर लेने दीजिए। आप डिबेट कराने नहीं, आप डिबेट अपनी बात पूरी कर दीजिए चंद्रमोहन जी को। आप चैनल, आप ये बात नहीं, ये बात नहीं पूरी होने देंगे, ये बात नहीं पूरी होने देंगे। ये इनकी आदत है व्यवहार करना। ये जफर साहब हम आपके पास आएंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा पूरी, आपको पूरा मौका मिलेगा जफर साहब। इनकी आदत में समार है जी। नहीं, आप अपनी बात कीजिए चंद्रमोहन जी, अपनी बात अपना यतेंद्र जी, ये इनकी यही समस्या है, इनकी समस्या ही है। 2-3 चीज जोड़ा है, आप किया, ये काम किया। अरे आप बता रहे ना आपको, अरे आप जफर साहब आपके पास आएंगे। अरे हम बता रहे हैं, हमने हाँ जफर साहब पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे आपने कुछ नहीं किया भाई, अरे आपने क्या किया है? ठीक है डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी कीजिए। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने का काम आपने मथुरा में, अरे अपना काम बताया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यतेंद्र जी ये कुछ नहीं कर सकते, ये केवल झूठ बोल सकते हैं। एक युवा को टैबलेट नहीं दिया, ये कह रहे टैबलेट दे दिया, इन्होंने कहा कि लैपटॉप देंगे, किसी को लैपटॉप नहीं दिया। अरे झूठे जफर साहब आपके पास आएंगे, पहले बात पूरी करने दीजिए उनको। इनकी उपलब्धि है जफर जी, इनकी उपलब्धि है यादव सिंह, केवल और केवल इनकी उपलब्धि है यादव सिंह, इनकी उपलब्धि है यतेंद्र जी, अनिल यादव, इनकी उपलब्धि दहशत है। अरे भाई, आज मैनपुरी में अरे चुल्लू पर पानी में डूब जाओ, आप लोग चुल्लू पर पानी में डूब जाओ, हम किसी को नहीं बनाते। अतीक और मुख्तार के भरोसे राजनीति करते हो। आपके पक्ष में अतीक और मुख्तार है, आप रखिए संविधान के रक्षा बनाने वाले। जफर जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा, पहले आप केवल और केवल जफर जी पार्टी किसी को नहीं, समाजवादी पार्टी, चलिए ठीक है, पैदा करने का काम, चलिए हम दोनों के पास आएंगे वापस। भ्रष्टाचार का काम, भ्रष्टाचार के। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मैं अतुल जी से बात कर लेता हूं। अतुल जी, क्या लगता है कि केंद्र में मोदी सरकार है और प्रदेश में सपा सरकार है, क्या इनके रहते भला हो पाएगा दलितों का, पिछड़ों का? क्या कोई पार्टी गंभीर दिखाई दे रही है आपको इस मुद्दे पर? ठीक है चंद्रमोहन जी, हम आपके पास आएंगे। बोलिए अतुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसे देखिए तो भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए जी बोलिए। अगर आप वैसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को जीतने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए एक साल भर लगातार कोई न कोई कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, लेकिन उन कार्यक्रमों में इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि अति पिछड़ी जातियों को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में शामिल किया जाए जी। और लगता नहीं है कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की वो सहमत होगी या इस आदेश को पारित करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा अखिलेश सरकार को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा जी। तो चुनाव के कुछ महीने पहले ऐसे निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार क्यों जाएगी? ठीक है, तो इसलिए ये आप समझ लीजिए कि यानी कि चुनावी फायदा समाजवादी पार्टी को ना मिले, इस वजह से बीजेपी उस कदम का समर्थन नहीं करेगी। अति पिछड़ी जातियों में
ठीक है जफर साहब आपसे नहीं एक सीधा सा सवाल है, अगर आप सच में गंभीर हैं तो क्या आपने देखा है अभी तक छुआछूत यूपी के ग्रामीण इलाकों में काफी देखने को मिलता है, इस मामले में आपने कोई कदम नहीं उठाया? तमाम आपके डिपार्टमेंट हैं, दलितों को बजट एक जो खर्च होना चाहिए ना आपके विधायकों ने किया, ना आपके डिपार्टमेंट जो मंत्रियों के डिपार्टमेंट है ना उन्होंने किया। इस बात को लेकर तो कभी सरकार गंभीर नजर नहीं आई। नहीं ऐसा नहीं बहुत मैं आंकड़े आपको दे देता हूं सारे। बहुत डेवलपमेंट हुआ है और हम जो अगर डेवलपमेंट हुआ होता, जब्बर साहब अगर डेवलपमेंट हुआ होता, जो विकास की बात आप कर रहे हैं, तो एंड टाइम पर इनको एससी में शामिल करने की नौबत नहीं आती। चंद्रमोहन जी मैं आपकी बात आऊंगा, चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगा, जरा शांत रहिए। ठीक है चंद्रमोहन जी आपकी बात मैं सुनूंगा, जरा जफर साहब से मुझे सवाल का जवाब लेने दीजिए। चंद्रमोहन जी पहले मेरा जवाब हो जाने दीजिए। जफर साहब बताइए, अगर आपने विकास किया होता तो ये नौबत क्यों आती कि ओबीसी जातियों को एससी में भेजने की? अगर सच में विकास किया होता आपने तो। देखिए उनके हालात बहुत खराब शुरू से चल रहे हैं। नहीं तो किसकी सरकार में? पहले आपके महेंद्र गांधी की सरकार थी और आपके उनके बेटे की सरकार है। हम बता रहे, अरे भाई हमारे नेताजी ने वादा किया और तो वादा पूरा नहीं किया अभी तक। इतने सालों से आपके नेताजी का वादा चल रहा है, तो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? यूपीए सरकार में आप सहयोगी थे, अगर इतने गंभीर होते तो शुरुआत में ये प्रस्ताव आ सकता था। या तो वक्त पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, दो में से एक काम करें, और दोनों में नहीं रहेंगे तो दोनों में नहीं रहेंगे, जनता भी दोनों में नहीं रखेगी उनको। नहीं आप मुझे बताइए, तमाम डिपार्टमेंट के मैं आंकड़े दे देता हूं, जहां पर जो दलितों के और जो पिछड़ों की जो रिक्तियां होती हैं, जो पद होते हैं, वो आज भी खाली पड़े हुए हैं। आप अपने पोस्टर पर अनिल यादव लगाइए, यादव सिंह को लगाइए, मुख्तार अंसारी को लगाइए, अतीक अहमद को लगाइए। चंद्रमोहन जी मैं आपके पास आऊंगा, चंद्रमोहन जी थोड़ा शांत रहिए। आप गरीबों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में लेके जाओ। आपके पोस्टर, आपका पोस्टर क्लियर है, आपका पोस्टर क्लियर। आप अनिल यादव, आप अनिल यादव। ठीक है मैं दोनों के पास आऊंगा। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के पांडे जी भी बने हुए हैं। पांडे जी आंकड़े गवाही देते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट हैं, तमाम महकमे हैं जिनमें आज भी पिछड़ी जातियों के लिए और दलितों के लिए आज भी जो हजारों की संख्या में रिक्तियां खाली हैं। क्या लगता है कि सरकार गंभीर है, वो रिक्तियां भरनी चाहिए, तब उनके सामाजिक हालात, आर्थिक हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है? गंभीर नहीं है, रिक्तियों का एक जुमला सुनाया जा रहा है। और जहां तक आप कह रहे थे कि आदिवासी और दलित क्षेत्रों में छुआछूत की समस्या अभी भी है, तो मैं मानता हूं कि छुआछूत की समस्या तो बहुत हद तक कम हुई है। करीब करीब मैं समझता हूं देश के हर क्षेत्र में ही छुआछूत की समस्या कम हुई होगी। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 27 को लेकर नारे को कांग्रेस पार्टी जा रही है उत्तर प्रदेश में कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, और इस 27 साल में आप कह रहे छुआछूत की समस्या दूर हुई है, तो क्या ऐसे में एससी जो 17 ओबीसी जातियां, क्या ऐसे में उनको भेजना चाहिए एससी में, अगर छुआछूत की समस्या दूर हुई है तो? मैंने पहले ही कहा है कि 22% उनका रिजर्वेशन है, उसमें अगर हम सारी जातियों को एससी में ही भेजते रहेंगे तो कहीं न कहीं अभी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है कि ओबीसी से सारी जातियों को भेज के ओबीसी में कुछ विशेष लोगों को लाभ देने का काम किया जा रहा है। और उन जातियों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। तमाम अनशन प्रदर्शन देखते होता रहता है कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल करो। बात समझ में नहीं आ रही है कि 18 से 20% प्रदेश में अनुसूचित जाति है, 35% ओबीसी है। उसके लिहाज से भी अगर तमाम जातियां ओबीसी की अगर चली जाएंगी शेड्यूल कास्ट में, एससी में, तो फिर पता लगेगा उतने 22% में कितना उनका हिस्सा ही रह जाएगा। और पता लगेगा मायावती की सरकार आ जाएगी, मायावती जी की सरकार आ जाएगी, तो वहां एक जात के लिए बाकी सभी जातियां नगण्य हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आरक्षण की जो राजनीति है, यह यथा स्थिति ही ज्यादा बेहतर है, और उनको भेजने से कहीं उनका फायदा दिखता नहीं नजर आ रहा है। यानी कि आप चाहते हैं जो 17 ओबीसी जातियों को एससी में भेजा गया है वो फैसला गलत है, उनको नहीं भेजा जाना चाहिए? नहीं, वह फैसला गलत और सही मैं नहीं बता रहा हूं। वह फैसला एक उन जातियों का कोई बहुत लाभ होते नहीं दिखाई तो इसका मतलब तो फैसला गलत ही है ना, अगर लाभ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी बात पर राजनीतिक वोट क्यों दे रहे हैं? सीधी बात क्यों नहीं बोल रहे हैं पांडे जी कि अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो यथास्थिति रहनी चाहिए, यानी कि फैसला गलत है? नहीं, मैं आपकी बात को कैसे स्वीकार कर लूं? जी मैं तो आपकी बात बोल रहा हूं ना, मेरी बात क्यों स्वीकार कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूं, आप अपनी बात बोल रहे हैं ना। फैसला गलत है ये मैं नहीं कर रहा हूं। जी मैं ये
नहीं। जब फायदा नहीं है तो फैसला, अपनी बात जब फायदा नहीं होगा तो फैसला कैसे सही होगा? मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर सारी जातियां वही चली जाएंगी तो कहीं न कहीं पिछड़ी ओबीसी में कुछ जातियों को विशेष फायदा देने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जफर साहब, आपसे सीधा सा सवाल है मेरा, तमाम नौकरियों के पद खाली हैं, पिछड़ी जातियों के, दलितों को लेकर तमाम डिपार्टमेंट्स में जगह हैं, लेकिन अखिलेश सरकार इनको लेकर तो कभी गंभीर नजर नहीं आई। अगर ये पद ही भर दें तो तमाम हजारों लोगों के जो दलितों और पिछड़ों वर्ग से आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति कितनी अच्छी होगी, क्या इस पर कभी चिंता की है? देखिए, अब आप देख लीजिए 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फेरबदल बहुत ज्यादा हुआ। सबकी हुकूमत रही और भारतीय जनता पार्टी की भी रही, बहुजन की भी रही, कांग्रेस की नहीं रही। अब इन दिनों में सबसे ज्यादा नौकरी अगर किसी ने दिया है हुकूमत में तो अखिलेश यादव साहब की समाजवादी पार्टी से। लेकिन जफर साहब, अभी भी आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा जगह खाली है तो उत्तर प्रदेश में खाली है, और पिछड़ी जातियों के पद खाली हैं, दलितों के पद खाली हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं तो आंकड़े आपकी सरकार के हैं जफर साहब, ये आंकड़े आपके डिपार्टमेंट से, आपके मंत्रियों के विभागों से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, नहीं वो भी बदल जाएंगे, शिकायतें दूर होंगी। सवाल ये, बहुत सीधी सी बात हम ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने वादा किया था 2.5 साल पहले कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज 2000 भी नहीं दे पाए। लेकिन आप अपना बताइए ना, आप जितनी नौकरी लेकर आए सारे कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आज आप देश के उत्तर प्रदेश में विकास देख लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, 1989 के बाद इन अखिलेश यादव साहब की सरकार ने सबसे ज्यादा। सर, आंकड़े मेरे पास हैं जो आंकड़े कह रहे हैं पिछड़ी जातियों, दलितों के तमाम पद तमाम डिपार्टमेंटों में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अखिलेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की हुकूमतें रही है जी, उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए जी। उन्होंने कभी नौकरी नहीं, सिर्फ किसी ने सांप्रदायिकता, किसी ने जातिवाद, इन्हीं को अपना मुद्दा बना के चुनाव के मैदान में आए। ये पहला वक्त होगा जब आजादी के बाद से इतना विकास का, यानी कि आप सच्चाई स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। यादव साहब ने किया है और इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का भी 17 का चुनाव होना है। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे भी बनता है, तमाम सांसद आपके हैं, सांसद निधि आती है, लेकिन अगर मैं सांसदों के तमाम आंकड़ों की मैं बात कर लूं तो पिछड़ी जातियों के लिए और दलितों के लिए उस निधि से कुछ नहीं हो रहा है, निधियां वापस जा रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं। नहीं, यतेंद्र जी, आप पूरे उत्तर प्रदेश को लगातार घूम रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और बारीक नज़र आपकी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, उत्तर प्रदेश पर रहती है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो परिस्थितियां हैं, इस समय के जो हालात हैं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग करने का काम, उसको उपयोग ना करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। दोनों काम कर रही है। आप देखो, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस बनाते हैं। आरोप लगाना तो बड़ा आसान है डॉक्टर साहब। आपके सांसद क्या कर रहे हैं? क्या कोई सड़क पे दिखाई दे रहा है? अगर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, पैसा वापस हो रहा है, अगर सांसद निधि से खर्च नहीं हो रहा है तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार कहां से दोषी होगी? उसमें पूरा प्रशासन इन्वॉल्व है एक बात, लेकिन अगर सांसद को तो अधिकार है कि अपने कार्यों की मॉनिटरिंग करता है। उसमें जो कार्यदायी संस्था है, हाँ, उस प्रदेश की मैं मान रहा हूं, और प्रदेश की। और अरे भाई, अरे आप कुतर्क कर रहे हो, आप कुतर्क कर रहे हो, आप कुतर्क की कर सकते हो। आप जब बोलने दीजिए डॉक्टर चंद्रबाबू जी को बोलने दीजिए, जरा उनका जवाब सुनें। कौन है? अरे भाई, अरे कौन है? अरे भाई बोलने दीजिए। मुख्य विकास अधिकारी कौन है? मुख्य विकास अधिकारी किसका है? हम पैसा देते हैं किसानों को बांटने के लिए और एसडीएम कहता है नहीं हम नहीं बांटेंगे, हम केवल एक जाति के लोगों को बांटेंगे। अरे आप बताओ ना। लेकिन क्या कोई सांसद आपका सड़क पर उतरा इसके खिलाफ? आप पर कुछ नहीं है बताने, आप पर कुछ भी नहीं है बताने। आप पैसा चंद्रबाबू जी, मेरा सीधा सा सवाल है, आप पर कुछ नहीं है, आप पर कुछ नहीं है, आप पर कुछ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। आपके पास केवल दहशत है। आप केवल और केवल पिछड़ों का अधिकार मानने का काम, गरीबों का अधिकार मानने का काम, दलितों का अधिकार मानने का काम केवल और केवल जेबों में जा रहा है। अखिलेश यादव की है भ्रष्टाचार, अखिलेश यादव। अरे भाई, आपके पास भ्रष्टाचार के अलावा नहीं है। वो सबसे बुरे हालात उन गांवों में आप गए नहीं हो, समाजवादी पार्टी के लोग उन गांवों में नहीं जाते। अरे साहब, क्या होता है? आप कहीं नहीं जाते हो,
आपका उन गांवों से कोई लेना देना नहीं। आज बिजली ठीक है केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, मैं आप दोनों की बात सुनूंगा। अतुल जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या कोई सॉल्यूशन दिखाई देता है जो सच में दलितों और पिछड़ों को जो फायदा मिलना चाहिए, क्या वो सॉल्यूशन दिखाई देता है? एक प्रोसेस जो होना चाहिए था वो पूरा नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लॉलीपॉप है। आपकी नजर में कोई समाधान है, कोई इसका कोई सॉल्यूशन है इसका? थोड़ा कम शब्दों में बताइए अतुल जी। देखिए, संवैधानिक तरीका जो है वो वही इसका एक रास्ता है कि दलितों का थोड़ा सा और उत्थान हो सके, लेकिन संवैधानिक तरीका या रास्ता निकालने के लिए सभी दलों को एकमत होना पड़ेगा जी। अभी क्या होता है कि अलग अलग जातियां अपने लिए आरक्षण की मांग करती हैं। मराठा अलग डिमांड कर रहा है, जाट अलग डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से हर जाति जो है वो अपने को शेड्यूल्ड कास्ट की सूची में शामिल करवाना चाहती है। वो जो तरीका है आरक्षण पाने का, उससे किसी जाति का फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी कानून बना हुआ है उसके बाद किसी भी अन्य जाति का प्रवेश संरक्षित जाति में आसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बड़ा सख्त रवैया अपनाए हुए है। जी ठीक है जफर साहब, एक अंतिम बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या साफ है कि लॉलीपॉप पकड़ा गया है? क्या अब अखिलेश साहब को आप बोलेंगे कि एक प्रोसेस अपनाएं, अगर इनको इतना ही उनका भला चाहते हैं तो एक प्रोसेस के तहत लेकर जाएं केंद्र सरकार के पास? क्या इस बात को आप ले जाकर कहेंगे अखिलेश जी से? अरे साहब, हम देखिए जब बता दें, यहाँ से पास कर दिया गया है, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो 2019 के चुनाव में समाजवादी केंद्र सरकार कैसे करेगी सर? लेकिन प्रोसेस तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना। प्रोसेस आपने पूरा नहीं किया, केंद्र सरकार के बारे में आप गेंद डालने की बात कर रहे हो। केंद्र सरकार जी, केंद्र सरकार या तो उसका विरोध कर दे, कुछ तो करे। नहीं, केंद्र सरकार तो पहले राज्यसभा में अप्रैल में केंद्र सरकार की तरफ से आ गया था कि आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, उस आधार पर खारिज भी कर दिया था। क्या चंद्रमोहन जी आप ये कह रहे हैं कि गेंद आपके पाले में, क्या आप अपनी पार्टी से कहोगे कि केंद्र सरकार से कहोगे कि इसको पारित किया जाए इस प्रस्ताव को? नहीं, हम तो भेज दिया केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार ठीक है चंद्रमोहन बताइए, जरा संक्षेप में बताइए। ये केवल करेंगे, ये कोई फॉलो नहीं करेंगे। चंद्रमोहन जी, समय बहुत कम है, आप इतना बताइए, क्या आपको अपनी पार्टी से मांग करेंगे इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की? देख लिया, मेरा सीधे से सवाल है चंद्रमोहन जी। जब प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पर विश्लेषण होगा, और आप जानते हैं जी यतेंद्र जी, सीधा सा जवाब है इसका, पार्टी विश्लेषण करेगी, और भारतीय जनता पार्टी ही है जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के साथ न्याय करती है। ये जाति की राजनीति नहीं करती। ठीक है पांडे जी, अंतिम सवाल आपसे, क्या मानते हैं कि कांग्रेस ने जो काम करने चाहिए था दलितों पिछड़ों का वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज भी जो पिछड़े हैं वो दलित वर्ग में जाना चाहते हैं? ये कांग्रेस का जो राज करने का तरीका रहा वो काफी गलत रहा, जिसकी वजह से पिछड़े आदमी दलित में जाने की सोच रहे हैं। दलित वर्ग के लिए हुआ है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हुआ है, केवल कांग्रेस और केवल कांग्रेस ने किया है। शायद इसी का खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं सारे लोग। इसी के लिए चलिए ठीक है, काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हम सबसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस प्राइम टाइम में इतना ही। आगे भी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।